हेलो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चारों जो रिएक्शंस हैं, जो अपक्रियाएं हैं, उनको कंप्लीट कर लिया। हमने उपचयन के बारे में भी जान लिया और साथ ही साथ में अपचयन क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ लिया। और ये भी अच्छे से हमने सीखा कि जब उपचयन और अपचयन को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हमारा ये लास्ट पार्ट है जिसमें आज हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात आती है संक्षारण। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी लोहे को हम क्या करते हैं, हवा यानी कि नमी के संपर्क में लाते हैं और उसमें क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर एक नई परत जमने लगती है जिसको संक्षारण कहते हैं। और यही क्या करती है, धीरे धीरे उस धातु को गलाना शुरू करती है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में आयरन है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर बनी हुई है। तो यही हमारी जो है इसको जंग कहते हैं। ये धीरे धीरे क्या करती है, अंदर ही अंदर लोहे को गलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अवक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित यानी गलना प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जब भी कोई धातु हवा, नमी और जल के संपर्क में आता है तो उस धातु की जो सतह है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीज़ है। जंग लगाने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। याद रखिएगा कि संक्षारण और जंग लगना दोनों एक जैसी ही प्रोसेस हैं, बट दोनों एक दूसरे से अलग हैं। संक्षारण के बचाव के उपाय क्या क्या हैं, तो पहला है जस्तीकरण, दूसरा है धातु की सतह को पेंट करना, तीसरा है धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कूलर यूज़ करते हैं तो कूलर को यूज़ करने से पहले उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। क्योंकि जो आपका कूलर है वो डायरेक्ट एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, बीच में जो पेंट हमारा है ये एक क्या करता है, लेयर की तरह काम करता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी धातु है वो लॉन्ग टाइम तक टिक जाता है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी, साइकिल का जो पहिया होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है, जो कि घिसने को रोकता है। जब भी दो धातु आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो उनके बीच में एक घिसाव उत्पन्न होता है, एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिसको कम करने के लिए हम ग्रीस का यूज़ करते हैं। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा संक्षारण की प्रक्रिया है इसको रोक सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है विकृत गंधिता। आपको बता दूं, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मिल्क है हमारे पास में, दूध है हमारे पास में, जब वो किसी जगह गिर जाता है तो वहाँ कितनी गंदी स्मेल आने लगती है। या आपने देखा होगा घर में बचा हुआ खाना जब हम रख देते हैं और सड़ जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो ये जो स्मेल है ये स्मेल आती है क्योंकि इसमें क्या होता है, भोजन का विकृत गंधिता हो जाता है। मतलब वो भोजन जो है वो धीरे धीरे सड़ करके नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये स्मेल आना शुरू हो जाती है। विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। जैसे आपने दाल रख दी तो दाल क्या हो जाती है, हमको शाम को थोड़ा खट्टी खट्टी सी लगने लगती है, उसका कारण भी विकृत गंधिता ही होता है। जब भी कोई वसीय या तेलीय जो पदार्थ होता है उसको हम क्या करते हैं कि रख देते हैं, तो समय के साथ साथ क्या होता है, वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। इसके बाद क्या कहते हैं,
वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। दूसरा है उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। तीसरा पॉइंट है विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता। आप सभी को पता है कि जब खाने में स्मेल आने लगती है, या आपने देखा होगा हमने क्या किया, चावल बनाया। जब हम चावल बनाते हैं और उसको किसी भी कंटेनर में रख देते हैं और बहुत टाइम बाद हम क्या देखते हैं, चावल के नीचे का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, मतलब वाटर टाइप का उसमें से निकलने लगता है बाहर। तो हम क्या कहते हैं कि ये चावल ख़राब हो गया है। तो इसके ख़राब होने का कारण क्या होता है, विकृत गंधिता ही सबसे बड़ा इसका कारण होता है। तो ये तो बात हो गई विकृत गंधिता और संक्षारण की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जानते हैं कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसे रोकने की निम्न विधियां हैं। तो आपने देखा ही होगा कि आज के टाइम क्या होता है कि फ्रिज में हमने आटा ज़्यादा सान लिया, उठा करके रख दिया, तो काफ़ी टाइम तक हम सेव करके रख सकते हैं। या आपने और भी चीज़ें देखी होंगी, फ्रूट्स देखे होंगे, वेजिटेबल्स देखे होंगे, जिनको लॉन्ग टाइम तक हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं और वो जल्दी ख़राब नहीं होते, फ्रेश बने रहते हैं। तो ऐसी कुछ विधियाँ हैं हमारे पास में। पहली विधियाँ क्या हो जाएंगी, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि सपोज दैट, एक बात समझिएगा, मान लीजिए कोई बॉडी है वो क्या हुआ, ख़राब होने वाली, तो मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कोई भी दवा का छिड़काव करेंगे जिससे वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, तो उससे बॉडी क्या होगी, लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेफ रहेगी। उसी तरीके से खाने में भी हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जिससे क्या है वो खाना लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इससे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा चिप्स या जब आप भी चिप्स ले करके आते हैं, तो जैसे ही उसकी पॉलीथीन को आप फाड़ते हैं तो सडनली एक गैस उसके अंदर से रिलीज़ होती है। वो गैस और कोई नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो है ये N2 से रिप्रेजेंट की जाती है हमारी, और ये गैस क्या करती है कि खाने की चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, सेव करके रखती है। लेकिन इससे पहले उस पाउच के अंदर जो भी हमारा ऑक्सीजन है उसको हमें बाहर निकालना होता है और उसके प्लेस पे नाइट्रोजन गैस को फिल करना होता है, जिससे खाने की चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक सेव किया जा सकता है। तो ये बात तो हो गई हमारी। तीसरा पॉइंट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो कुछ इस तरीके है, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। आपको पता होगा नाउ-अ-डेज़ हम क्या कर रहे हैं, एयर टाइट कंटेनर बॉक्सेस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज और डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे खाने को सड़ाने का काम करती हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर किसी भी फूड को रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, हमारा सेफ़ रहता है, जल्दी उसमें विकृत गंधिता का गुण जो है वो देखने को नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खाने की रखते हैं और वहाँ पे अगर क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है, आपने देखा भी होगा गर्मियों के टाइम पे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठंडियों के टाइम पे कम होता है। उसका कारण भी यही है, गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा खाना इस वजह से ख़राब होता है कि ओवर हीटिंग की वजह से खाना जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके बाद में पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। बाय मिस्टेक यहाँ नहीं लिखा है, बट इसकी जगह आप लोग में कर लेना। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि खाने को हम बचाने के लिए कि जल्दी ख़राब ना हो, हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने अपने चैप्टर को कर लिया है समाप्त। एक आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह जाता है, जी हाँ, जिसको कहते हैं संतुलित करना, यानी रिएक्शन को बैलेंस करना।
तो आपको बता दूं कि जब भी हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनके मॉलिक्यूल और हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल सेम होते हैं, मतलब उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, तो उन्हें कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हमारे पूरे बराबर हैं कि नहीं। अगर हैं तो वो हमारी बैलेंस रिएक्शन कहलाती हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए सपोज़ दैट यहाँ पे एक रिएक्शन है FeH2O, तो हमने कराया तो यहाँ Fe3O4 प्लस H2 बन गया। तो मैंने क्या किया, Fe लिया प्लस H2O लिया, रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, Fe3O4 प्लस H2, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, यहाँ आयरन कितना है, 3 है। तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो चलिए हम फटाफट से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि यह कल्पना करते हुए कि प्रत्येक सूत्र बॉक्स में है, उन्हें निम्न प्रकार से बॉक्स में लिखिए। हमने सारे जो Fe था देखिए उसको बॉक्स में कर दिया, H2O को बॉक्स में कर दिया, Fe3O4 को बॉक्स में कर दिया, H2 को बॉक्स में कर दिया। दूसरा स्टेप, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं का सूची बनाइए। मतलब आपको क्या करना है, लिख लेना है कि आपके पास में जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं और प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल कितने हैं। रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक की तरफ 8, उत्पादक की तरफ 8, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4। तो जैसा कि यहाँ देखिए लिखा है, पहले ये देखिए कि किस तत्व के परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। यह अभिकारक या उत्पाद की ओर से हो सकता है। इसी कसौटी के उपयोग से हम पाते हैं कि यौगिक Fe3O4 में O तत्व की सबसे अधिक परमाणु है 4। तो देखिए O की कितनी है, 4 है, हमने लिख लिया। इसके बाद में क्या कहते हैं, अगला स्टेप, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए H2O के साथ में गुणांक 4 लगाते हैं, जिसे इस प्रकार 4H2O लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, Fe प्लस H2O था, अब क्या हो गया, Fe प्लस 4H2O हो गया। तब हमें यह समीकरण प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, अगला अधिकतम परमाणु वाला तत्व Fe, जिससे ठीक उसी नियम से संतुलित करेंगे। Fe को लिया, Fe उधर 3 था, इधर 1 था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ 1 था वहाँ पे 3 लगा दिया। तो ये एक थोड़ा सा टफ मेथड है, आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन किया है। बट मैं इसको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊँगा जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कराऊँगा। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण मिला है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले हमने देखा रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक की तरफ 8, उत्पादक की तरफ 8, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4। तो जब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हमारे अभिकारक के और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हमारे उत्पाद के बराबर होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं संतुलित समीकरण, जैसा कि यहाँ आप नीचे देख सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, NCERT सॉल्यूशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा करके वॉच करिए और पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए। 1 शॉट आएंगी लेकिन पेपर के टाइम पे अभी एक एक चीज़ को बहुत डीप में समझिए, ताकि 1 शॉट आपको जल्दी समझ में आए। तो मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसकी तैयारी अच्छे से करते रहें।